नमस्कार। मैं ध्रुव तिवारी आप सभी के बीच लेकर आया हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है बदबू। इसके लेखक हैं सुशांत सुप्रिय तथा इसका वाचन है ध्रुव तिवारी के द्वारा। रेल यात्राओं का भी अपना ही मज़ा है। एक ही डिब्बे में पूरे भारत की सैर हो जाती है। अमार सुनार बंगला वाले बाबू मोशाई से लेकर बल्ले बल्ले वाले सरदार जी तक, वनक्कम वाले तमिल भाई से लेकर केमचो वाले गुजराती सेठ तक, सभी से रेलगाड़ी के उसी डिब्बे में मुलाकात हो जाती है। यहाँ तरह तरह के लोग मिल जाते हैं, विचित्र किस्म के अनुभव हो जाते हैं। पिछली सर्दियों में मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं और मेरे एक परिचित विमल किसी काम के सिलसिले में राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली से रायपुर जा रहे थे। हमारे सामने वाली सीट पर फ्रेंच कट दाढ़ी वाला एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 3 साल के बच्चे के साथ यात्रा कर रहा था। परस्पर विवादन हुआ, शिष्टाचारवश मौसम की जुड़ी कुछ बातें हुईं। उसके अनुरोध पर हमने नीचे वाली बर्थ उसे दे दी और हमने दोनों ऊपर वाली बर्थ पर चले आए। मैं अखबार के पन्ने पलट रहा था, तभी नीचे निगाह पहुंची। नीचे बैठा व्यक्ति बार बार हवा को सूंघने की कोशिश कर रहा था, फिर नाक भौं सपोड़ता। उसके हाव भाव से साफ था कि उसे किसी चीज़ की बदबू आ रही थी। वह रह रहकर अपने दाहिने हाथ से अपनी नाक के इर्द गिर्द की हवा को उड़ाता। विमल भी यह सारा तमाशा देख रहा था। आखिर उससे रहा नहीं गया। वह पूछ बैठा, क्या हुआ भाई साहब, बड़ी बदबू आ रही है। फ्रेंच कट दाढ़ी वाले उस व्यक्ति ने बड़े चिड़चिड़े स्वर में कहा। विमल ने मेरी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। मैंने जीवन में कभी यह दावा नहीं किया कि मेरी नाक कुत्ते जैसी है। मुझे और विमल, हम दोनों को ही कोई दुर्गंध नहीं सता रही थी, इसीलिए उस व्यक्ति के हाव भाव हमें कुछ अजीब लगे। मैं फिर अखबार पढ़ने में व्यस्त हो गया। विमल ने भी अखबार का एक पन्ना उठा लिया। 5-7 मिनट बीते होंगे कि मेरी निगाह नीचे गई। नीचे बैठा व्यक्ति अब बहुत उद्गीन नज़र आ रहा था। वह चारों ओर टोही निगाहों से देख रहा था, जैसे बदबू के स्रोत का पता लगाने की कोई क्रांतिकारी कदम ले उठा लेगा। रह रहकर उसका हाथ अपनी नाक पर चला जाता। आखिर उसे अपनी पत्नी से कुछ कहा। पत्नी ने बैग में से रूम फ्रेशनर जैसा कुछ निकाला और हवा में चारों ओर उसे स्प्रे कर दिया। मैंने विमल को आंख मारी। वह मुस्कुरा दिया। किनारे वाली बर्थ पर बैठे एक सरदार जी भी यह सारा तमाशा हैरानी से देख रहे थे। चलो अब शायद इस पीड़ित व्यक्ति को कुछ आराम मिलेगा, मैंने मन ही मन सोचा। पर थोड़ी देर बाद देखा कि फ्रेंच कट दाढ़ी वाला वह उद्गीन व्यक्ति वही पुरानी हरकतें कर रहा है। तभी उसने अपनी पत्नी के कान में कुछ कहा। पत्नी परेशान सी उठी और हमें संबोधित करने लगी। भाई साहब, यह किसका जूता है? इसी में से बदबू आ रही है। जूता विमल का था। उससे उत्तेजित स्वर में बोला, यहाँ 5-6 जोड़ी जूते पड़े हैं। आप यह कैसे कह सकते हैं कि जूसी जूते में से बदबू आ रही है? वैसे भी मेरा जूता और मेरी जुराबें दोनों नई हैं और साफ़ सुथरी हैं। इस पर उस व्यक्ति की पत्नी कहने लगी, भाई साहब बुरा मत मानिए, इन्हें बदबू सहन नहीं होती, उल्टी आने लगती है। आपसे गुजारिश करती हूँ, आप अपने जूते पॉलीथीन में डाल दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। विमल गुस्से और असमंजस में था। तब मैंने स्थिति को संभालता, देखिए हमें तो कोई बदबू नहीं आ रही, पर आप जब इतनी जिद कर रही हैं तो यही सही। बड़े मेमन से विमल ने नीचे उतरकर अपने जूते पॉलीथीन में डाल दिए। मैंने सोचा चलो अब बात यहीं ख़त्म हो जाएगी, पर थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति उठा और मुझसे कहने लगा, भाई साहब मुझे नीचे बहुत बदबू आ रही है, आप नीचे आ जाइए, मैं वापस ऊपर वाली बर्थ पर जाना चाहता हूँ। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा, क्या आप पहली बार रेत यात्रा कर रहे हैं? भाई साहब आप अपने घर के ड्राइंग रूम में नहीं बैठे हैं। यात्रा में कई तरह की गंध आती है। टॉयलेट के पास वाली बर्थ मिल जाए तो वहाँ की दुर्गंध आती है। गाड़ी जब शराब बनाने वाली फैक्ट्री के बगल से गुजरती है तो वह गंध आती है। यात्रा में सब सहने की आदत डालनी पड़ती है। विमल ने भी धीरे से कहा, इंसान को अगर कुत्ते की नाक मिल जाए तो बड़ी मुश्किल होती है। पर उस व्यक्ति ने शायद विमल की बात नहीं सुनी। वह अड़ा रहा कि मैं नीचे आ जाऊं और वह ऊपर वाली बर्थ पर ही जाएगा। मैंने बात को और बढ़ाना ठीक ना समझा, इसलिए मैंने ऊपर वाली बर्थ उसके लिए खाली कर दी। वह ऊपर चला गया। थोड़ी देर बाद जब उस व्यक्ति की पत्नी अपने बड़े बैग में से कुछ निकाल रही थी तो अचानक चीख कर पीछे हट गई। सब उसकी ओर देखने लगे। क्या हुआ?
ऊपर वाली व्यक्ति ने पूछा। बैग में मरी हुई छिपकली है, उसकी पत्नी ने जवाब दिया। यह सुनकर विमल की आंख ने मुझे आंख मारी। मैं मुस्करा दिया। वह व्यक्ति खिसियाने सा मुँह लिए नीचे उतरा। भाई साहब, बदबू का राज तो पता चला। सरदार जी ने भी उसे छेड़ा, वह और झेप गया। खैर, उस व्यक्ति ने मरी हुई छिपकली को खिड़की से बाहर फेंका। फिर वह बैग के सारे सामान निकाल कर उसे डिब्बे के अंत में ले जाकर झाड़ आया। हम सब ने चैन की सांस ली। चलो, मुसीबत ख़त्म हुई, मैंने सोचा। पेंट्री कार से खाना आ गया था। सब ने खाया, इधर उधर की बातें हुई, फिर सब सोने की तैयारी करने लगे। तभी निगाह उस आदमी पर पड़ी। उद्विग्नता की रेखाएं अब चेहरे पर लौट आई थी। वह फिर से हवा को सूंघने की कोशिश कर रहा था। मुझे अब भी बदबू आ रही है। आखिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए उसने कहा, हे भगवान, मेरे मुंह से निकला। यह सुनकर विमल ने मोर्चा संभाला। भाई साहब, मेरी बात ध्यान से सुनिए। बताइए, हम किस युग में जी रहे हैं? यह कैसा समय है? हम कैसे लोग हैं? क्या मतलब? वह आदमी कुछ समझ नहीं पाया। देखिए, हम सब एक बदबूदार युग में जी रहे हैं। यह समय बदबूदार है, हम लोग बदबूदार हैं। यहाँ नेता भ्रष्ट हैं, वे बदबूदार हैं। अभिनेता अंडरवर्ल्ड से मिले हैं, वे बदबूदार हैं। अफसर घूसखोर हैं, वे बदबूदार हैं। दुकानदार मिलावट करते हैं, वे बदबूदार हैं। हम और आप झूठ बोलते हैं, दूसरों का हक मारते हैं, अनैतिक काम करते हैं, हम सभी बदबूदार हैं। जब यह सारा युग बदबूदार है, यह समय बदबूदार है, यह समाज बदबूदार है, हम लोग बदबूदार हैं। ऐसे में यदि आपको अभी भी बदबू आ रही है तो यह स्वाभाविक है। आखिर इस डिब्बे में हम सभी बदबूदार लोग ही बैठे हैं। अभी आप सुन रहे थे सुशांत सुप्रिया की कहानी बदबू। धन्यवाद।